स्वागत के साथ दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अमित शाह के दौरे के बीच बीजेपी के नेताओं की हरकतें खुलकर सामने आ गई है। दोस्तों बताएंगे कैसे बीजेपी के नेता की ओर से हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की गई है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला, इसके साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तब जहां पर अगर बिहार में नहीं लड़ने दिया गया चुनाव तो एनडीए गठबंधन के मंत्री ने किया है इस्तीफे का बड़ा ऐलान। बताएंगे कौन से ये बड़े नेता है दोस्तों, बल्कि अपने पार्टी के सर्वोच्च सर्वा है। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर बिहार में बीजेपी के सांसद के नीतीश कुमार के सरकार के अधिकारियों ने कर दी जमकर बेइज्जती। बताएंगे कैसे मीटिंग में अकेले बैठाकर टाइम बर्बाद करके वापस भेज दिया गया है। दोस्तों इसी के साथ में चिराग पासवान को लेकर नीतीश ने बीजेपी से नाराजगी जताई है। इसके बाद बंद कमरे में बैठक के लिए चिराग पासवान को बीजेपी के नेताओं ने बुलाया है। दोस्तों बताएंगे किस तरीके की होने वाली है बातचीत, इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के अंदर घूम फिरकर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बिजली, सड़क, पानी को लेकर एनडीए गठबंधन के लोग राजनीति करने से एकदम डरते हैं, डरपोक है, और अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के लोग परिवर्तन करने को पूरी तरीके से तैयार है, कोई भी हथकंडा नहीं चलेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में बिहार कहे आज का नहीं चाहिए एनडीए गठबंधन और भाजपा लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ जहां पर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों राहुल गांधी को लेकर यह तस्वीर सामने आई है। उनके हाथ की यह तस्वीर है जिस पर प्रियंका गांधी की ओर से राखी बांधा गया है। दोस्तों इस पर जानकारी देते बताया गया है कि कांग्रेस पार्टी के भरतपुर के सांसद संजना जाटव की ओर से भेजे गए राखी पहनाकर प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के साथ रक्षाबंधन बनाया है। दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है लिखकर जरूर बताया। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर कांग्रेस पार्टी के बिहार में 17 तारीख से होने वाले मतदाता अधिकार रैली को लेकर और जबरदस्त मोर्चा को लेकर बीजेपी के लोग बुरी तरीके से बैकफुट पर है। दोस्तों एनडीए गठबंधन की ओर से अब अमित शाह को आगे करके बिहार के चुनाव प्रचार में उतारा जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि सबसे पहले सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में जाकर अमित शाह की ओर से मंदिर का शिलान्यास किया गया। दोस्तों इसके बाद अमित शाह के द्वारा रैली करते हुए घुसपैठियों का मुद्दा उठाते हुए बोला गया कि घुसपैठिया ही विपक्ष को वोट देता है, यानी दोस्तों उनके बयान में आतंकवाद, घुसपैठिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इससे कहीं ना कहीं लगता है कि बीजेपी के लोग फिर से बिहार के चुनाव के अंदर भावनात्मक मुद्दों पर कहीं ना कहीं चुनाव को धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों ऐसे में इंडिया गठबंधन ने बीजेपी की बड़ी रणनीति को पकड़ लिया है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करते हुए एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दरअसल बीजेपी ने इशारों में अमित शाह के माध्यम से बता दिया है कि वो बिहार के अंदर भावनात्मक मुद्दों पर चुनाव लड़ने की कोशिश करेगी। दोस्तों गृह मंत्री के बयान के बाद बीजेपी के एक और नेता को आगे किया जाता है। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेता राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने विवादित बयान देते हुए कहा कि हम बिहार के सीमांचल में कभी भी पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। बिहार के पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, यानी क्योंकि इन क्षेत्रों के अंदर ज्यादातर मुस्लिम आबादी है। दोस्तों इसीलिए बीजेपी के नेता और बल्कि वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय मंत्री ने इस तरीके का विवादित बयान दिया है। दोस्तों इससे एक बात समझ में आ रही है कि अमित शाह के दौरे के बीच अमित शाह के द्वारा खुद वैसे बयान देना और उसके बाद भाजपा के नेता का सामने आकर बयान देना, इससे साफ समझ में आता है कि कहीं ना कहीं बिहार के चुनाव में भावनात्मक मुद्दों के इर्द गिर्द पूरे चुनाव को धकेलने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों जिस तरीके से एसआईआर के मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ माहौल बनता जा रहा है और एक तगड़ी बड़ी रैली इंडिया गठबंधन निकालने वाली है, दोस्तों उसी को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी काउंटर करने के लिए इस तरीके के नैरेटिव को पुश करने की कोशिश कर रही है, आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अगर आप भी मानते हैं कि पूरी सोची समझी साजिश के तहत बयान दिया जा रहा है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि इंडिया गठबंधन को पूरी तरीके से रोजगार के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य पर अड़िगे रहकर इन्हीं मुद्दों के इर्द चुनाव लड़ना चाहिए, चाहे बीजेपी कितना चाहे भटकाने की कोशिश क्यों ना करे, तो लिखकर जो बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर बार बार बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी का दरवाजा खटखटा रहे भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मंत्री और सहयोगी पार्टी के नेता सुभाषपा के नेता ओपी राजभर ने अब बीजेपी को बिहार चुनाव के मद्देनजर साफ तौर पर स्पष्ट शब्दों में धमकी दे दी है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि हम उत्तर प्रदेश से इतर अब बिहार के अंदर भी अपनी पार्टी का विस्तार चाहते हैं और इसीलिए बिहार में हमको विधानसभा का चुनाव लड़ना है। हम लोग चाहते थे कि बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन बीजेपी की ओर से कोई भाव नहीं मिल रहा। दोस्तों तो वो कह रहे कि तीसरा मोर्चा बनाकर लड़ने के लिए मैं तैयार हूं और तीसरा मोर्चा बनाकर उसको मजबूत करेंगे। हमें मंत्री पद का कोई लालच नहीं है। इस पूरे मामले पर दोस्तों आगे बयान देते हुए ओपी राजभर कहते हैं कि अगर जरूरत पड़ गई तो मैं मंत्री के पोस्ट से इस्तीफा देने को तैयार हूं, यानी अगर भारतीय जनता पार्टी ओपी राजभर को बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने से रोकेगी दोस्तों तो फिर ओपी राजभर ने क्लियर कट धमकी दे दी है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि यह धमकीबाजी ओपी राजभर को नहीं करना चाहिए बल्कि करके दिखाना चाहिए और इस्तीफा फेंक कर मानना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को लौटाना चाहिए और बिहार में मैदान में उतरना चाहिए, बयानबाजी करने का अब दौर चला गया है। अब जल्द ही तो चुनाव बिहार में होने वाले हैं। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब जहां पर बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष के साथ मोए मोए हो गया है। दोस्तों बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष पश्चिम चंपारण के वर्तमान सांसद संजय जायसवाल शनिवार को बेतिया नगर निगम के सभागार पहुंचे थे दोस्तों, जहां पर राजस्व अभियान की बैठक होने वाली थी, लेकिन तय समय पर सांसद तो पहुंच गए दोस्तों, लेकिन नीतीश कुमार का एक अधिकारी यहां नजर नहीं आ रहा। अकेले बैठे रहे, बोर होते रहे, फोन चलाते रहे, अधिकारियों को भी फोन करते रहे दोस्तों, लेकिन अधिकारियों ने कोई भाव नहीं दिया, यानी एक सांसद की बेइज्जती कर दी नीतीश सरकार के अधिकारियों ने। दोस्तों इससे समझ में आता है कि नीतीश सरकार के प्रशासन और भारतीय
जनता पार्टी के लोगों के बीच में किस तरीके का समन्वय है दोस्तों की सांसद महोदय आ गए, मेन चेयर पर आकर बैठ गए, यानी बैठक में मेन जिम्मेदारी उनकी होती है, डीएम के बगल में बैठते हैं दोस्तों। लेकिन इस दौरान कोई अधिकारी नहीं आया और सांसद का मुंह बन गया, तो थोड़ी देर के बाद सांसद उठकर वहां से चले गए दोस्तों। इसके बाद अब नीतीश सरकार के प्रशासन को लेकर जरूर कहीं ना कहीं नाराजगी बीजेपी के नेताओं के द्वारा दिखाई जाएगी दोस्तों। हालांकि नीतीश कुमार के इशारे पर ये सारी चीजें हो रही है, क्या ये बोलने वाले भी बहुत सारे हैं। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के अंदर भाजपा के नेता जो राजनीति करते हैं, नीतीश कुमार उसका जवाब अपनी राजनीति से दे देते हैं और इसीलिए दोनों एक दूसरे के खिलाफ राजनीति खेल रहे हैं दोस्तों। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन में सियासी हलचलें तेज हो गई है दोस्तों। बीजेपी के टॉप सोर्सेस के मुताबिक पार्टी एलजेपी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के हालिया एंटी नीतीश बयान से काफी ज्यादा जनता दल यूनाइटेड नाराज है दोस्तों। इसके बाद बीजेपी को इस पूरे मामले पर एक्शन लेने के लिए बोला गया, तो भारतीय जनता पार्टी अपने टॉप नेताओं को भेज रही है दोस्तों। चिराग पासवान से बंद कमरे में बैठक करने के लिए सवाल खड़ा हो रहा है कि ये क्लोज डोर बैठक करने की क्या जरूरत है, यानी बंद दरवाजे में बैठक करने की क्या जरूरत है। बीजेपी के टॉप नेताओं को यहाँ पर भेजा गया है। आपकी क्या राय है दोस्तों पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएं। अगर आप भी मानते हैं कि एनडीए गठबंधन इतने हिस्सों में हुआ है कि एनडीए गठबंधन में खुद लोग पता नहीं कर पा रहे कि कौन किसके साथ है कौन किसके खिलाफ है, एकदम कंफ्यूजन की स्थिति बनी पड़ी है दोस्तों। और चिराग पासवान ने तो और ज्यादा रायता फैलाकर एनडीए गठबंधन को काफी कमजोर कर दिया है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन ने मुकेश सहनी को लेकर एक दावा करते हुए कहा कि उन्होंने एनडीए गठबंधन के साथ में अपनी डील पूरी कर ली है। आनंद मोहन ने कहा कि एनडीए की जीत पक्की करने के लिए मल्लाहों का साथ बेहद जरूरी है और गौरतलब है कि मुकेश सहनी को एनडीए में लाने के लिए चिराग पासवान विरोध कर रहे हैं। लेकिन आनंद मोहन का कहना है कि चिराग पासवान से जरूरी एनडीए के लिए मुकेश सहनी है। आनंद मोहन के अनुसार लोकसभा चुनाव में मुकेश सहनी के महागठबंधन में साथ होने से एनडीए गठबंधन को बड़ी चुनौती मिली थी, यानी चिराग पासवान से ज्यादा जरूरी मुकेश सहनी है। ये एक तरीके से दोस्तों नीतीश कुमार से मुलाकात करने के बाद आनंद मोहन ने बयान दिया है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के भी दिमाग में यही बातें चल रही है। तो क्या चिराग पासवान को साइडलाइन करके नीतीश कुमार अपनी पार्टी का सीट बढ़ाना चाहते हैं और मुकेश सहनी को कुछ सीटों का ऑफर देकर साथ में लेकर आना चाहते हैं, जो पिछली बार का समीकरण है? क्या उसी और जनता दल यूनाइटेड आगे अपनी राजनीति को पुश कर रही है दोस्तों? जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप भी मानते हैं कि अंततोगत्वा चिराग पासवान के साथ डंके की चोट पर खेला होगा और चिराग बाबू ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, ना इधर के ना उधर के, तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर झारखंड के देवघर के बाबा मंदिर प्रकरण के मामले को लेकर एफआईआर के मुद्दे पर अब बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे गिरफ्तारी देने के लिए पहुंचे हैं दोस्तों। दरअसल हुआ ये कि भारतीय जनता पार्टी के दो नेता, एक दिल्ली के सांसद और दूसरे निशिकांत दुबे, दोनों के दोनों देवघर मंदिर जाते हैं, बाबा धाम जाते हैं दोस्तों, और वहां पर महादेव के मंदिर में अंदर जाने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं जो रोक लगा दी गई थी उसके बावजूद वो अंदर जबरदस्ती चले जाते हैं, गर्भगृह में चले जाते हैं। इस बात को लेकर लोगों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि मंदिर का रूल का पालन निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी ने नहीं किया, इसीलिए दोनों पर एफआईआर दर्ज करवाई गई दोस्तों। अब गिरफ्तारी देने के लिए देवघर में बाबा मंदिर थाना पहुंचे निशिकांत दुबे। मंदिर प्रकरण के इस मामले में सीधी गिरफ्तारी नहीं हो सकती, पुलिस ने कहा कि इस मामले में 3 बार नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद कार्रवाई का प्रावधान है, यानी पूरे कानूनी तरीके से आपको गिरफ्तार करने की नौबत आएगी तो गिरफ्तार किया जाएगा। यानी ऐसा लग रहा है दोस्तों निशिकांत दुबे अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए मीडिया में माहौल बनाने के लिए आ गए हैं गिरफ्तारी देने के लिए, लेकिन जो प्रोसेस है उसके थ्रू ही गिरफ्तारी होगी। तो पुलिस ने कह दिया है कि हम पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे, 3 नोटिस देंगे, अगर आप 3 नोटिस पर नहीं आएंगे तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो निशिकांत दुबे को अगर अपनी गिरफ्तारी का इतना ही शौक है तो उनको 3 नोटिस को इग्नोर कर देना चाहिए। देखते हैं इतनी हिम्मत उनमें है या नहीं है, तीनों नोटिस को इग्नोर करिए, अगले दिन झारखंड की पुलिस उनको वापस घर से उठाकर ले आएगी दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि ये ड्रामेबाजी इन्हें बंद करनी चाहिए और लोगों को जवाब देना चाहिए कि आखिर उन्होंने सांसदी का रौब दिखाते हुए क्यों बाबा धाम देवघर के अंदर मंदिर के नियम तोड़ दिए गए। दोस्तों आपकी क्या राय है पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी एक पोस्ट में कहा कि मतदाता सूची में हेरा फेरी और चुनाव धोखाधड़ी के खिलाफ पार्टी के आगे के राष्ट्रव्यापी अभियान पर चर्चा करने के लिए 11 अगस्त को यानी सोमवार को 4:30 बजे 24 अकबर रोड पर बैठक बुलाई गई है दोस्तों। इसका नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे और कांग्रेस पार्टी के सारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के नेता मौजूद रहेंगे दोस्तों। और राहुल गांधी इस दौरान हो सकता है कि कुछ जानकारी देते हुए बताए कि किस तरीके से हमको इस पूरे मामले पर आगे बढ़ना है। कुल मिलाकर राहुल गांधी के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर किए गए खुलासे के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन बैकफुट पर है दोस्तों। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने देशव्यापी आंदोलन करने और देशव्यापी अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च करने का दावा किया है। अगर आप भी मानते हैं कि अभी समय की मांग है कि अवेयरनेस प्रोग्राम को लॉन्च किया जाए, इसमें कोई भी आनाकानी करने की कोई जरूरत नहीं है, समय की डिमांड के हिसाब से काम होना चाहिए, तो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर युवा कांग्रेस के संगठन चुनाव की सस्ता प्रक्रिया ने चौंकाने वाले आंकड़े सामने रखे हैं दोस्तों। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह जिले उज्जैन के अंदर इस बार सबसे ज्यादा भागीदारी कांग्रेस पार्टी में युवाओं की रही है दोस्तों।
174,000 युवाओं ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता अभियान में चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लिया। दोस्तों इसके उलट पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के प्रभाव वाले क्षेत्र छिंदवाड़ा के अंदर 3,287 युवाओं ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली है। दोस्तों यानी ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री के ही क्षेत्र में सबसे ज्यादा डंका बज रहा है कांग्रेस पार्टी की सदस्यता अभियान का। दोस्तों युवा ज्यादातर कांग्रेस पार्टी में जुड़ रहे हैं, जबकि उमंग सिघार के गृह जिले यानी नेता प्रतिपक्ष के गृह जिले में भी 55,000 युवाओं ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली है। दोस्तों संगठनात्मक चुनावों में सक्रिय भूमिका निभाई है। दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर योगेंद्र यादव का एक बड़ा बयान आता है। दोस्तों वो कहते हैं कि 1977 से चुनाव देख रहा हूं, 35 साल से चुनाव पर लिख रहा हूं, बोल रहा हूं, शिकायतें और आरोप बहुत देखे हैं, लेकिन बिना ठोस प्रमाण कभी कुछ नहीं कहा। पहली बार राहुल गांधी ने लाखों पन्नों के दस्तावेज पर आधारित पुख्ता सबूत रखा है। एक विधानसभा में 1 लाख फर्जी वोटर, अगर यह पूरे देश में हो रहा है तो चुनाव और लोकतंत्र का क्या अर्थ रह गया है। महाराष्ट्र कर्नाटका के बाद बिहार में भी SIR के नाम पर मतदाता सूची से डकैती, चुनाव आयोग को जांच करनी चाहिए, उल्टा विपक्ष को धमका रहा है। देश को सच पता लगेगा और सब याद रखा जाएगा। योगेंद्र यादव के इस बयान पर वरिष्ठ पत्रकार दयाशंकर मिश्रा ने भी कहा कि SIR के नाम पर डकैती हो रही है, कौन सा टीवी चैनल इसे दर्शकों तक पहुंचाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर आदिवासी समाज की गिनती मानव सभ्यता में सबसे प्राचीन लोगों में से होती है। आदिवासियों की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन पद्धति हजारों साल पुरानी है। मानव सभ्यता के मौजूद कृषि, शिकार, हस्तशिल्प और आयुर्वेद के साथ साथ चिकित्सा जैसी चीजें इसी समाज की देन है। इनके योगदान को याद करने के लिए हर वर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर सभी आदिवासी समाज के लोगों को शुभकामनाएं दी है। दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हम लोग आदिवासी समाज की भूमिका को कभी नहीं भुलाएंगे और आदिवासी समाज हमेशा से भारत के विकास में योगदान देता रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं उन लोगों को। आदिवासी दिवस के मौके पर जल, जंगल, जमीन और आदिवासी सभ्यता और परंपराओं का संरक्षण हमारा ध्येय है, लक्ष्य है और कांग्रेस पार्टी उनके हितों की रक्षा के लिए पूर्णतः समर्पित है। जय जोहार, जय हिंद। यानी जल, जंगल, जमीन आदिवासी समाज के लोगों की सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों, और कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार इसी मुद्दे को आगे बढ़ाया जाता है। दोस्तों राहुल गांधी कई बार बोलते हैं कि बीजेपी और RSS के लोग आदिवासी समाज के लोगों को वनवासी बोलकर संबोधित करते हैं और उनके इतिहास में दिए गए योगदान को भुलाने की कोशिश की जाती है, लेकिन यह बात हमेशा याद रखना चाहिए कि आदिवासी का मतलब सबसे पुराने लोग हैं और सबसे ज्यादा अगर भारत की भूमि पर किसी का अधिकार है तो आदिवासी समाज के लोगों का है। आपकी क्या राय है दोस्तों, पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर मोदी काल के मुख्य चुनाव आयुक्त ने किया राहुल गांधी को सपोर्ट। दोस्तों ईसी को लेकर दे दिया बड़ा बयान। हुआ यह कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक प्रेजेंटेशन देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है दोस्तों, जिसमें उन्होंने वोटर लिस्ट में कथित तौर पर हुई गड़बड़ी के सबूत के साथ जानकारी दी। दोस्तों राहुल गांधी की प्रेजेंटेशन के बाद अब राहुल गांधी को पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओम प्रकाश रावत का समर्थन मिला है। दोस्तों ओम प्रकाश रावत ने कहा कि बिना शिकायत दर्ज करवाए जल्द से जल्द औपचारिक मामला दर्ज किया जाना चाहिए। और जिस तरीके से दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से कहा जाता है कि राहुल गांधी को सारे सबूत सौंप देने चाहिए, साथ में सिग्नेचर करके एफिडेविट फाइल करना चाहिए और शपथ लेना चाहिए। जो डेटा वो दे रहे हैं उसकी प्रामाणिकता क्या है ये बताना चाहिए। हालांकि दोस्तों पूर्व चुनाव आयुक्त ने कहा कि ऐसा कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, तत्काल मामला दर्ज करके इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देनी चाहिए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि राहुल गांधी को यह बोलकर चुनाव आयोग धमकी देने की कोशिश कर रहा है कि आप शपथ पत्र भरिए, शपथ पत्र भरने की क्या जरूरत है। जो डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उपलब्ध करवाई है दोस्तों, उसके आधार पर राहुल गांधी ने सारा एक्सपोज किया है, डिटेल में जानकारी, पन्ने सहित पन्ने का नंबर, वोटर सीरियल नंबर, सब कुछ बताया है दोस्तों। जब चुनाव आयोग को इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल करनी चाहिए। राहुल गांधी पर तीर तलवार चलाने से ज्यादा अपनी गलतियों को मानकर उसको सुधारे, और अगर एक बहुत बड़ा कांड हुआ है इस पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर तो डिटेल में रिसर्च करवाकर पूरे मामले पर राहुल गांधी के बातों को या तो गलत ठहराए या फिर सही है तो दोबारा राहुल गांधी पर कोई सवाल ना खड़ा करे और अपनी गलती मान के चले। आपकी क्या राय है दोस्तों, पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है दोस्तों। पंजाब में जो अधिकतर नशा बिकता है वो बॉर्डर पार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आता है। पाकिस्तान सरकार ने एंटी ड्रोन सिस्टम लागू किया है। इसके बाद कोई भी ड्रोन पाकिस्तान से आएगा तो सिस्टम उसे देख लेगा और वहीं पर गिरा देगा। यह सिस्टम पंजाब में नशा घुसने नहीं देगा। हम पंजाब के 3 करोड़ लोगों को मिलकर नशे से बाहर निकालेंगे और नशे से दूर रखेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों ये बयान है अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से आजकल पंजाब में मौजूद है दोस्तों। लगातार पंजाब सरकार के गवर्नेंस को देख रहे हैं कि कहां पर किस तरीके का काम हो रहा है। कुल मिलाकर
पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल दिल्ली छोड़कर पंजाब में मौजूद है दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि उनके लिए आर पार की लड़ाई है पंजाब, और इसीलिए पंजाब में जैसे तैसे सत्ता में बने रहना उनका मात्र उद्देश्य है और इसके लिए नशे के खिलाफ अभियान चलाने का भी दावा चल रहा है दोस्तों। हालांकि इसे लेकर विपक्ष की ओर से भी अलग तरीके के दावे हैं। विपक्ष कहता है कि ऐसी कोई धरातल पर बदलाव नहीं हुआ है, बल्कि पिछली बार की तरह अभी भी पुलिस वालों से लेकर बड़े बड़े अधिकारी और यहां तक कि राजनीतिक दल के लोग भी इस पूरे कांड में इन्वॉल्व है दोस्तों। केवल 2 4 5 स्टैंड अलोन कार्रवाई करके मामले को सॉल्व कर दिया गया, इस तरीके का ये अप्रोच दिखाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि वास्तविकता और जो भाषण है उसमें बहुत अंतर है। आपकी क्या राय है दोस्तों? अगर आप पंजाब से तो लिखकर जरूर बताएं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार नशा मुक्ति के लिए जो काम कर रही है क्या वो इफेक्टिव है, यानी जो बदलाव हो रहे हैं वाकई उन बदलावों का जमीनी स्तर पर कुछ देखने को मिल रहा है या फिर केवल हवाई बातें हैं दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि आर्थिक समृद्धि से ज्यादा भारत की आध्यात्मिक विकास जरूरी है। उन्होंने कहा कि धर्म और अध्यात्म से आगे बढ़कर ही भारत विश्व गुरु बन सकता है। भागवत ने भगवान शिव का उदाहरण देते हुए त्याग और निष्काम कर्म का महत्व समझाया दोस्तों। इस दौरान वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। हालांकि ये नहीं बता रहे कि उनकी जो सरकार चल रही है समर्थन वाली सरकार, वो कब भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएगी और कब भारत के अंदर इंटरनेशनल स्तर के वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे। स्मार्ट सिटी 100 स्मार्ट सिटी का जो जुमला था वो जुमला कब वास्तविकता में अमली जामा पहनता हुआ दिखाई देगा। कुल मिलाकर दोस्तों ये सारी बड़ी बड़ी बातें नजर आती है, इसमें कुछ वास्तविकता है नहीं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि भारत को अगर विश्व गुरु बन रहा है तो भारत को अपना आर्थिक विकास तेजी से करना पड़ेगा। अमेरिका और चाइना को आर्थिक विकास में यानी इकोनॉमी में हराना पड़ेगा। भारत के अंदर अलग तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर बनने चाहिए, लोगों की आशा आकांक्षाएं बढ़नी चाहिए, लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर करना चाहिए, सबको रोजगार मिलना चाहिए। ये सारी चीजें हैं जिन पर काम करना चाहिए, उसी से भारत विश्व गुरु बनेगा। बाकी हवाबाजी से कुछ खास होना नहीं है दोस्तों। आपकी क्या राय है? आप क्या मानते हैं मोहन भागवत के इस बयान पर कि भारत विश्व गुरु तभी बनेगा जब भारत अध्यात्म और धर्म को लेकर आगे चलेगा? 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर असम चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की ओर से बार बार असम में लोकल कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है। अस्मिता वाला कार्ड खेलते हुए असमी कल्चर को बचाने की बातें कर रहे हैं दोस्तों। हालांकि हिमंत बिस्वा शर्मा की 14 नवंबर 2010 की एक तस्वीर शेयर करते हुए समाजवादी पार्टी के नेता ने कुछ सवाल पूछे। दरअसल हिमंत बिस्वा शर्मा की इस तस्वीर में देख सकते हैं कि वो कहीं रैली को संबोधित कर रहे हैं दोस्तों। इस दौरान उन्होंने मुस्लिम समाज के टोपी पहन रखा है और मुस्लिम समाज को शायद संबोधित करते हुए उनको कांग्रेस पार्टी की ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी आजकल जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के सबसे बड़े हिंदुत्ववादी नेता है दोस्तों, उनका रूप अगर आप 2014 से पहले का देखेंगे, जब तक उन पर करप्शन के चार्ज नहीं लगे थे, तो वो आपको एक सेकुलर नेता के तौर पर दिखाई देंगे, हार्डकोर कांग्रेस पार्टी के नेता की तरह दिखाई देंगे। लेकिन जब उनके ऊपर चीट फंड से जुड़े कई सारे घोटाले के आरोप लगते हैं दोस्तों, अमित शाह आकर धमकी देते हैं कि जेल में भेज दूंगा, कार्रवाई करवाऊंगा, तो उसके बाद वो बीजेपी में चले जाते हैं और आज भारतीय जनता पार्टी में वो हिंदुत्ववादी नेता बने पड़े हैं। 2 शब्द उनके बारे में लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राज्यसभा के सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की कथित अनुपस्थिति को लेकर चिंता जताई है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि धनखड़ ने 22 जुलाई को इस्तीफा दिया था और आज तक उनका कोई अता पता नहीं है। सिब्बल ने चुटकी लेते हुए कहा कि हमने तो लापता लेडी के बारे में सुना था, लेकिन लापता वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पहली बार सुना है। उन्होंने विपक्ष की अपील को आगे बढ़ाते हुए कहा कि धनखड़ जी को सुरक्षित रखना हम लोगों के लिए जरूरी है। हम लोग चाहते हैं कि धनखड़ जी सुरक्षित रहे, उनका ध्यान रखा जाए। वो कहाँ है कुछ अता पता नहीं है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि वाइस प्रेसिडेंट रहे, पूर्व वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ को एक बार इंटरव्यू भी करना चाहिए और उनको नॉर्मल लाइफ में आना चाहिए। अब तो वो वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट से हट गए हैं दोस्तों। क्या उन पर कोई दबाव है कि वो अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे और लोगों से या मीडिया वालों से कोई बातचीत नहीं कर रहे, जबकि वो एक पब्लिक फिगर थे, हमेशा से जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर बातें करते थे दोस्तों और हर चीज पर अपनी राय दिया करते थे, विपक्ष को हिदायत देते थे। शायद इस बार विपक्ष के लोग सोच रहे होंगे चलिए ठीक है, कम से कम आके हिदायत तो दे दीजिए, विपक्ष को कुछ समझा ही दीजिए, चलिए विपक्ष के खिलाफ कुछ उल्टा ही बोल दीजिए, लेकिन आ तो जाइए। ऐसा लग रहा है दोस्तों कि उन्होंने इस्तीफा देने के बाद से मीडिया से लेकर तमाम तरीके के सामाजिक कार्यक्रम से दूरी बना ली है। इसे लेकर ही कपिल सिब्बल की ओर से चिंता जताई गई है और कहा जा रहा है कि धनखड़ जी की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। हमें उन्हें लेकर चिंता है कि वो बड़े दिनों से दिखे नहीं है। साथ साथ दोस्तों बिहार में जमुई के अंदर एक एड्रेस पर मिले 230 लोग मतदाताओं में मृतकों का भी नाम है। इस पूरे मामले पर अब स्थानीय लोगों में जोरदार गुस्सा देखने को मिल रहा है कि ये क्या हो रहा है और ये कोई 1-2 जगह नहीं है दोस्तों, कई जगह पर है। हालांकि चुनाव आयोग दावा करता है कि उनके पास अभी तक कोई रिवीजन के लिए कोई क्लेम नहीं आया है। हालांकि दोस्तों कई सारे लोगों ने क्लेम दर्ज करवा दिया और आने वाले दिनों के अंदर और भी क्लेम आने वाले हैं, तो इतनी जल्दी मामला शांत होगा नहीं। साथ साथ बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने 334 राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने 334 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है दोस्तों। देश में 2520 पॉलिटिकल पार्टी बची हुई है। ये कदम राजनीतिक दृष्टि से एक अच्छा कदम है। आप लोग इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से सिलसिलेवार तरीके से पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का दोस्तों। जय हिंद।